परेश रावल साहब भी गुजराती थिएटर, आप कभी मिले क्या उनसे? अरे मैंने उनके 2 प्ले में म्यूजिक बजाया है। तो उनको कभी पूछना ना हेरा फेरी 3 के बारे में, क्या कुछ अपडेट्स दे दो अगर हो तो। आप मुंबई फिर सबसे पहले आप मुंबई प्ले के लिए आए थे मेन, कि बच्चन साहब देखना है, शाहरुख खान देखना है, ऐसा सब सोच के आए थे? नहीं, मैं ना आई केम इन मुंबई इन 2004। 2004। तो तभी मुझे ना एक प्ले मिला था, तो उसके रिहर्सल होते थे कीर्तन केंद्र करके एक जगह है जो प्रतीक्षा बंगलो के एकदम सामने है। जब आप फैंस वगैरह से मिलते हो आपके, तो आपको पूछते हैं सीधा, ऐसे मुंह पे पूछते हैं कि वागले बंद क्यों हुआ, तो आपको कहीं बुरा लगता है? लेकिन अभी हर चीज देखो, एवरी ग्रेट थिंग कम्स टू एन एंड। तो और ये वो वाला एंड वाला एंड नहीं है, इट्स अ पॉज। तो सीजन 2 आएगा? सीजन 2 आएगा। 1980 वाले वागले के दिनों में शाहरुख खान थे, और अभी बीच में रूमर्स भी आए थे कि शाहरुख खान है। नमस्ते नयन भाई। सबसे पहले तो ये सब बातें हटाओ जो हम कर रहे थे। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप हमारे शो पे आए, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ के लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने पूरे 4.5 साल तक हमको एंटरटेन किया अपने आइकॉनिक कैरेक्टर संदीप दासानी से। तो थैंक यू सो मच फ्रॉम मी, माय फ्रेंड्स, माय फैमिली। जैसे मैंने अभी आपको अपने कजिन से वो वीडियो कॉल भी कराया, वो बोला था आपको कि बंद क्यों हो गया अचानक, तो आपने बोला बेटा मेरे हाथ में अभी नहीं है ये सब चीज़ें, तो मैं कोशिश करूंगा सीजन 2 लाने की। आप लाएंगे कि नहीं, पहले वो बताइए। हमारे प्रोड्यूसर उन्होंने बोला है पूरे ऑडियंस को कि वो लेके आएंगे, और डेफिनेटली आएगा, क्योंकि अच्छे शोज है ना, वो अपने आप में लोगों के दिलों में जीते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस की भी डिमांड है, तो वो आएगा, कंफर्म आएगा। और ये बात मैं हमारे प्रोड्यूसर्स तक भी पहुंचाऊंगा कि बहुत लोग वेट कर रहे हैं, आने का डेस्परेटली वेट कर रहे हैं। तो अभी आपको कैसा लगता होगा? नहीं मतलब अचानक बंद हो गया ऐसे, मतलब बंद तो नहीं बोलूंगा, मतलब फेयरवेल हो गया। हाँ, तो वो क्या है ना, कुछ मतलब इतने 4.5 साल, मतलब एक इमोशनल कनेक्ट भी होता होगा साथ में। बहुत कनेक्ट, मतलब क्या है ना, रोज सेट पे जाना, इट वाज लाइक गोइंग टू द सेकंड होम। वो हमारा दूसरा घर ही था। और जितने भी कास्टिंग और हमारे क्रू मेंबर्स थे, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि अरे ये तो लाइट वाला है, ये तो सेटिंग वाला है। सारे घुल मिल गए थे इतने, लाइक अ फैमिली। और बहुत कम ऐसे शोज होते हैं और बहुत कम ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं जहाँ पे हर एक, चाहे छोटे से छोटा पर डे का आर्टिस्ट क्यों ना आया हो या कोई टेक्नीशियन ही क्यों ना हो, सब फैमिली लगते हैं। और आई वुड रियली लाइक टू थैंक माई प्रोड्यूसर्स ऑल्सो कि उन्होंने ये सिस्टम ही, एक बोल सकते हैं, एक नाम ले सकते हैं आप? जी, जेडी मजीठिया जी, आतिश कपाड़िया जी। मैं उनका नाम तो ऑलमोस्ट रोज सुबह उठ के तुरंत लेता हूँ कि सर प्लीज मुझे काम दीजिए। इन दोनों के बारे में मैं अभी आपको और बताता हूँ। इन्होंने फैंटास्टिक शोज लिखे हैं, जैसे कि साराभाई वर्सेस साराभाई, बा बहू और बेबी। बड़ी दूर से आए हैं हम लोगों का, जो हम जो बड़े हुए ना, बड़ी दूर से देख के बड़े हुए हैं। और साराभाई हमारे पेरेंट्स ने बोला कि ये देखो, तुम ये रील्स देख लो कचरे की तरह, तुम ये देखो भाई, ये देखो। तो एक जो कॉमन सवाल है, पब्लिक का सवाल है, ये पब्लिक देखने वाली है, पब्लिक का ये सवाल है। मैं सवाल तुझसे पूछता हूँ, ये जो तुमने पीछे लगा रखा है सीकर नेटवर्क, ये क्या चक्कर है भाई, हमें बताओ। वो चलो पूछ रहे तो बता देता हूँ। सीकर बेसिकली, एक्सक्यूज मी, हाँ, सीकर बेसिकली एक जॉब प्लेटफॉर्म है, जॉब पोर्टल है, जो लोगों को स्किल बेस्ड जॉब देता है। जैसे एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो मेकिंग, कंटेंट क्रिएशन, ये सब देता है। तो जिसके बाद भी स्किल्स है और जुनून है, वो आके सीकर को कांटेक्ट करे और सीकर उनको जॉब दे देगा आसानी से। सुना? तो पब्लिक का ये सवाल है कि दासानी की भूख कम क्यों नहीं होती। तो अब ये पब्लिक क्या सोचती है वो तो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी भूख एक्टिंग की, जो आपकी भूख है, वो कब शुरू हुई और अब खत्म होगी, कि आपको अभी मूड नहीं, थोड़ा और चलते हैं? चलो, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। ये अगेन ना, मेरा बचपन से, मतलब मेरा बचपन जब स्टार्ट हुआ तो तभी जेडी सर का और उनका आतिश भाई का लिखा हुआ एक शो आता था गुजराती में, उसका नाम था सपना ना वावेतर। उसका जो बना था फिर सोनी एक पे, महलो सपनों का बना, हाँ। वो गुजराती और हिंदी दोनों में चल रहा था। तो जैसे आप बड़ी दूर से आए, देख के बड़े हुए, वैसे मैं वो शो देखते हुए बड़ा हो रहा था। तो एक और मैं जामनगर में पैदा हुआ हूँ, गुजरात जामनगर। तो छोटा शहर,
बड़े सपने, हमें भी कुछ करना है, हमें भी दिखना है, ये सारी जो चीज़ें थी अंदर। तो ये शो देखते हुए मैं बड़ा हुआ और मेरा बचपन से ये एक सपना था कि मैं जेडी सर और आतिश सर को मिलूंगा। और लकीली, क्योंकि उसमें देवेन भुजानी जी भी काम कर रहे थे, तो हमारे जामनगर में देवेन सर का एक प्ले, गुजराती नाटक आया था टाउन हॉल में, और वो देखने में गया था। और मैं उनको स्टेज पे देख के बस मुझे ऐसा लगा कि यार स्टेज पे काम करना मतलब इट्स लाइक मुझे जन्नत मिल जाएगी अगर मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँ। और मुझे पर्सनली ऑलवेज ऐसा लगा है कि फिल्में, सीरियल करना, वेब सीरीज करना, कैमरा पे काम करना भी एक आर्ट है, बहुत उसमें भी स्किल्स चाहिए, लेकिन स्टेज पे काम करना ये नसीब की भी बात है, और उसके लिए सच में तुम्हें स्किल चाहिए। स्किल तो चाहिए, क्योंकि वो ना एक बार चालू हुआ तो देयर इज नो कट। तो हमें मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि मैं स्टेज पे काम करूँगा। फिर मैं मुंबई शिफ्ट हुआ। देन आई सॉ अ प्ले इन मराठी कॉल्ड सही रे सही, जिसमें भरत जाधव जी मेन लीड कर रहे हैं, एंड ही इज प्लेइंग 4 डिफरेंट कैरेक्टर्स। और स्टेज पे 4 कैरेक्टर करना, इट्स लाइक तो मैं उनको देख के मुझे तो लग रहा था कि मैं कोई जादू का शो देख रहा हूँ। तो ये मतलब पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा लग रहा था। हाँ। तो ये सब देख देख के अंदर की भूख बढ़ी गई, अरे यहाँ तक अगर नहीं पहुंचा ना, तब तक तो कहीं पहुंचा ही नहीं। अच्छा, तो एक्टिंग जो अपना इंडस्ट्री, उसमें एक्टिंग के साथ साथ और कौन सी स्किल्स चाहिए रेलेवेंट रहने के लिए, लंबा खेलने के लिए? मुझे लगता है एक्टिंग के साथ एक्टिंग तो जरूरी है ऑब्वियसली, है, लेकिन उसके एकदम। साथ साथ क्या जरूरी है कि जैसे आप अभी बात कर रहे थे जेडी सर की, आतिश सर की, ये 35 साल से दोस्त है। यस यस। और वो आज के टाइम पे ना के बराबर ही है, मतलब कोई इतना दोस्त मुश्किल से होता है, राइट। तो वो ईगो क्लैशेस, वो साथ में प्रोडक्शन चलाते हैं, टीम संभालते हैं, मीडिया भी कुछ कुछ उनको बोलती होगी, अलग करने की कोशिश करती होगी। एब्सोल्युटली। तो वो क्या चीज है एक्टिंग के साथ साथ कि लोग लंबा खेलते हैं एकदम, वो क्या स्किल है? हाँ, मतलब वो स्किल नहीं है, वो तुम्हारे अंदर का एक गुण है आई थिंक। क्योंकि स्किल इज डिफरेंट, और तुम्हारे वैल्यूज होते हैं ना लाइफ के, कि मैं किसी के साथ चीट नहीं करूँगा, या मैं किसी को अपने से छोटा नहीं मानूंगा। तो ये आई थिंक 2 अलग अलग चीज़ें, अपन दोनों के बारे में बोलते हैं। एक्टिंग करने के लिए, एक्टिंग क्या है ना, मेरे हिसाब से एक्टिंग इज नथिंग बट ऑब्जर्विंग। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी मेरा क्या है ना, मेरा बेटा 2 साल का हो रहा है, तो मैं उसको ग्रो करता हुआ देख रहा हूँ, तो उसको तो एक्टिंग का ए भी नहीं आता, कुछ समझ भी नहीं आता। वो क्या करता है, हमें ऑब्जर्व करता है, एंड ही रिक्रिएट्स द सेम थिंग। तो वो उसने ऑब्जर्वेशन से किया। तो एवरी वन हैज एन एक्टर इनसाइड, बस उसको बाहर कैसे लेना वो स्किल है। अच्छा, हाँ, नौटंकी तो हर कोई कर लेता है, सब अगर किसी को करता है। चॉकलेट चाहिए बच्चे को, Exactly. तो वो जाके करता है। हम सब ने किया है, हम सब के अंदर एक एक्टर छुपा ही है, लेकिन उसको बाहर कैसे लाएंगे, दैट इज स्किल। तो वो बाहर कैसे लाता है, मतलब जैसे वागले का एग्जांपल दे, सुमित राघवन सर जो है हमारे, राजेश वागले, तो उनको देख के आप कभी कुछ सीखो कि यार ये कैसे कर लेते हैं, वो भी इतने सालों से ही, मतलब? सुमित भाई के बारे में बोलूं, सुमित भाई को देख के कभी नहीं, हम लोग रोज सीखते थे। पर वो कभी इनसिक्योर नहीं होता कि यार ये मुझसे अच्छा कर रहा है? ना ऐसा ना कभी ना, किसी उल्टा एक्टर को वो तो लगता है? एनकरेज करते हैं। अगर कोई वनडे टू डे आर्टिस्ट भी आता है और वो थोड़ा, तो वो सामने से बोलते हैं कि नहीं तू ऐसा नहीं, ऐसा कर तो और अच्छा लगेगा। बहुत कम ऐसे एक्टर्स होते हैं, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के दिलीप जोशी जी, मैंने उनको भी बहुत करीब से देखा है काम करते हुए। ही यूज्ड टू एनकरेज, चाहे वो कोई बैक स्टेज वर्कर हो व्हाइल ही वाज डूइंग थिएटर, या अभी शो पे, वो एनकरेज करते हैं कि नहीं ऐसा करो, सिखाते हैं। बहुत कम ऐसे एक्टर होते हैं, ये क्वालिटी बहुत कम एक्टर्स में होती है, और ये महान एक्टर की क्वालिटी है। अच्छा, ये भी एक स्किल है? स्किल नहीं है, क्वालिटी है उनकी। क्वालिटी और स्किल में फर्क क्या तो फिर? देख, स्किल क्या होता है ना, डेवलप हो सकती है। क्वालिटी तुम्हारा जो नेचर है ना, संस्कार, वो तुम्हारा जो नेचर बन गया वो बन गया। लेकिन ऐसा कैसे लोग मतलब कर लेते हैं? मतलब जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें काफी खबरें हम लोग को सुनने को मिलती है कि ये एक्टर इनसिक्योर है, ये एक्टर ने उसको दबा दिया, वो खत्म कर दिया। नहीं, ऐसा नॉर्मली क्या होता है ना, जैसे जैसे बातें फैलती है ना, उसमें वो थोड़ा थोड़ा सा मसाला ऐड हो ही जाता है, जो होता नहीं है एक्चुअली। समझे? वो अपन बचपन में, पता है, वो एक गेम खेलते थे कि मैं इसके कान में बोलूं, फिर वो आगे बढ़ाए, फिर वो लास्ट में आने तक
वो बात कुछ अलग ही हो जाती थी। हाँ हाँ, तो चाइनीज ये विस्पर। हाँ हाँ, स्कूल में काफी खेला था। तो सेम वे हम्म। ये भी वर्क करता है। और क्या होता है ना, इनसिक्योरिटी और ये सब तो मैंने तो फॉर्चुनेटली मैंने जितने भी एक्टर्स के साथ काम किया है, मुझे एक से एक उम्दा एक्टर मिले हैं हम्म। जिनसे मैं रोज कुछ ना कुछ सीखा हूँ। सुमित भाई पे आते हैं, मैं उनसे रोज सीखा हूँ, रोज। वो जो एट ईज काम करते हैं ना, वो करने के लिए देख के ऐसा लगता है इट्स वेरी इजी, वो लेकिन वो इजी बना देते हैं उसको। तो हमको उनकी जरूरत है फिर तो पॉडकास्ट पे। अरे और सुमित भाई तो मतलब वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स इन दिस वर्ल्ड। वो तो है, वो हॉलीडे में भी उनका कितना अच्छा काम था। और बाकी Superb। और वो उनसे मैं एक चीज सीखा हुआ है ना, पानी के जैसे हैं, पानी की तरह हर चीज में वो अपने आप को घुल मिल देते हैं, वो घुल मिल जाते हैं उसमें। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। अदरवाइज क्या होता है ना, कुछ एक एक्टर्स होते हैं जो, या इवन मैं भी जब वाइल आई वाज ग्रोइंग अप थिएटर कर रहा था, तो मेरे डायरेक्टर्स मुझे बोलते थे कि भाई तू है ना लास्ट टाइम भी सेम कर रहा था, तो कैरेक्टर के अंदर कैसे घुसना, ये बहुत बड़ा स्किल होता है, जो अगेन तुम्हारा ऑब्जर्वेशन। और मैं जो भी एक्टर बनना चाहते हैं उनको स्पेशली बोलूंगा कि इफ यू रियली वांट टू बिकम एन एक्टर और अ राइटर और व्हाटएवर, इवन अ गुड ह्यूमन बीइंग, रीडिंग इज मस्ट। आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में लोग रील्स देखे ये सब करते हैं, बट आई थिंक एवरीवन शुड रीड एटलीस्ट हाफ एन आवर अ डे। वो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ वागले के सेट पे भी होती थी, मतलब लोग मतलब जितने भी जो एक्टर्स हैं वहाँ पे, वो जितना आप बातचीत करते थे उनसे आपको क्या लगता था? वो क्या पूरी तैयारी के साथ आते थे या बोलते थे सेट पे आके हम करेंगे ये चीज? नहीं, ये या कुछ ऐसे लगते थे ये चीज घर से और ये चीज सेट? नहीं ऐसा इम्प्रोवाइज होता था वहाँ पे? अरे बहुत। और हमारे डायरेक्टर्स जो थे वो भी इतने स्किल्ड हैं। हमारे तीन डायरेक्टर्स थे, समीर कुलकर्णी जी, मैं उनसे भी बहुत सीखा, अमित कानेरे जी और दीपेश शाह जी। तीनों डायरेक्टरों ने हमें इतना ओपन हैंड दिया था, अनटिल एंड अनलेस इट इज नॉट गोइंग आउटसाइड द बाउंड्री। तो वो बाउंड्री में रहते हुए उन्होंने हमें कभी टोका नहीं है, नहीं यही करना है वो ही करना है। उल्टा वो हमें एनकरेज करते थे। और हमारा क्या होता था ना कि हम फॉर एग्जांपल 5 कैरेक्टर्स हैं सीन में, तो वी यूज्ड टू रिहर्स अ लॉट। अंजन जी भी रिहर्स करते थे क्या? क्योंकि वो ऐसा रहता है ना एक्टर को कि यार ये जो वागले की दुनिया जो शो है वो मैंने पहले भी किया है, ये सीजन 2 है सॉर्ट ऑफ, राइट? तो आर के लक्ष्मण जी का, लेट आर के लक्ष्मण जी साहब का, उनका ये जो शो था उसका ये सीजन 2 है। तो उनको ऐसा नहीं लगता कि यार कभी कभी मतलब अंदर से उनको लगता नहीं कि यार मेरे को सिखा रहे हैं? मतलब ऐसा तो नहीं लगता होगा, आई एम प्रीटी श्योर, लेकिन कभी कभी अंदर से जितना आपने उनसे बातचीत करी है उनका एटीट्यूड कैसा रहता है? अंजन सर का मैं बोलूं, एक तो मैं उनका बचपन से बहुत बड़ा फैन रहा हूं, क्योंकि वो एक्टर इतना बढ़िया एक्टर, इनके जैसा एक्टर भारत में दुनिया में मिलना मुश्किल है। और दूसरा ही इज सो डाउन टू अर्थ। वो आज भी ऐसा लगता है कि अभी उनको, मुझे लगता है कि ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की, वो इतना एट ईज कर डालते हैं ना चीज़ें, फिर भी वो प्रॉपरली रिहर्स करते हैं। उनको देख के हमारी जनरेशन सीख रही है। तो आप मेनली उनसे इंस्पायर, मतलब आपने जब वागले की दुनिया पे आप आए थे तो क्या पहले वो वागले आपने ऑफकोर्स बचपन में तो देखा होगा, तो आपको पता लगा कि वागले की दुनिया बन रहा है तो एक अलग एक्साइटमेंट आई होगी? वो पहले जो था ना वो बहुत ही लिमिटेड सीरीज था, 18 एपिसोड। 13 एपिसोड थे जितना हम लोग ने, इतना ही था, 18 या 16 18 एपिसोड्स थे। और वो भी वीकली था। और तभी इतना टेलीविजन का नहीं था जितना आए है। वो पूरा सोप वाला वर्ल्ड नहीं था तभी। हाँ, पर इट वाज पॉपुलर उसमें, इट वाज वेरी पॉपुलर। और वो तब से मिस्टर वागले के नाम से ही पहचाने जाते थे। सब उनको वागले ही बुलाते थे। हाँ, वो शो में, कपिल जी के शो में भी आके उन्होंने बोला था कि सब जहाँ जाता हो, जैसे अभी आपको पूछा ना मेरे भाई ने, हाँ, कि अभी रुक क्यों गया वागले, फेयरवेल क्यों हो गया, तो उनको भी लोग पूछते थे तो बोलते थे भाई, वो भी बोलते थे कि यार मुझे क्या मालूम, उन्होंने भी बोला होगा ऐसा। तो आपको वो भी इंस्पायर करते थे? अरे आपने उनके साथ काफी सीन्स किए हैं जितना वागले की दुनिया में? हाँ, मतलब उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था, क्योंकि मेरा जो किरदार था वो ऑफिस तक लिमिटेड था। जब उनके घर पे जाते थे तो उनको देख के इतना मजा आता है ना, वो द वे ही इज वर्किंग, द वे ही इज एक्टिंग, इतना नेचुरली काम करते हैं। वो है अंजन जी हैं, भारती जी हैं, क्योंकि उन दोनों को हम देखते हुए बड़े हुए हैं।
और वो इतना ये उम्र में इतना एट ईज और विथ प्रोफेशनलिज्म, ऐसा भी नहीं है वो टेंट्रम थ्रो करते हैं, बिल्कुल नहीं। मतलब वो सेट पे हो तो पता नहीं चलता, इतने बड़े दो दिग्गज कलाकार बैठे हुए हैं यहाँ पे, इतने प्रोफेशनल हैं वो लोग, आपको एनकरेज करते हैं, आपके साथ हंसी मजाक भी करते हैं, ऐसा भी नहीं ऐसे बैठे हुए हैं अरे मैं इतना बड़ा हूँ, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। तो ये हमारे वागले के सेट का सबसे बड़ा खासियत है मुझे लगता है। वहां पे हर कोई ऐसा वो कैटेगरी में नहीं आता था कि ये ए लिस्टेड एक्टर है या ये बी लिस्टेड एक्टर है, ऐसा कुछ नहीं, पूरा फैमिली की तरह ही रहता था। हमने आपके वागले के काफी मीम्स भी बनते थे, मतलब ऐसे एक आधा मेरा दोस्त ही बनाता था, प्रतीक था उसका नाम, तो वो मीम्स बनाता था, उसके थ्रू हम पहले मिल चुके थे एक बार। यस। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप फैंस वगैरह से मिलते हो आपके, तो वो आपको पूछते हैं सीधा ऐसे मुंह पे पूछते हैं कि वागले बंद क्यों हुआ, तो आपको कहीं बुरा लगता है? बहुत मतलब बुरा, मतलब बहुत तो किस बात का बुरा लगता है कि बुरा ये लगता है क्यों बंद हुआ यार ऐसा। हाँ। लेकिन अभी हर चीज देखो, एवरी ग्रेट थिंग कम्स टू एन एंड, तो और ये वो वाला एंड वाला एंड नहीं है, इट्स अ पॉज। तो सीजन 2 आएगा? सीजन 2 आएगा, डेफिनेटली आएगा, कंफर्म आएगा। हाँ। लोगों का इतना प्यार जो मिल रहा है और वो भी मैनिफेस्ट हो रहा है ना यूनिवर्स में, तो यूनिवर्स लाएगा, हम इंसानों के हाथ की बात नहीं है अभी, पूरा यूनिवर्स लेके आएगा, लेकिन आएगा, कंफर्म आएगा। तो अभी कैसे मन लगता है फिर आपका? मन मतलब अभी तो फिलहाल मैं एक गुजराती प्ले भी कर रहा हूँ, तो लोग वहां पे भी मिलने आते तो प्ले के बारे में नहीं पूछते हैं, वो वागले के बारे में पूछते हैं, इतना पॉपुलर है वो। तो क्योंकि 4.5 साल अगर कोई शो चला है तो फिर मतलब, और आज के टाइम में इतना, आजकल क्या है ना, 4-5 महीने में शोज बंद हो जाते हैं, चालू होते हैं, बंद हो जाते हैं, इतना। और ये कंटिन्यूअसली प्यार मिला, ऐसा नहीं बीच में ऐसा झोल हो गया था फिर वापस राइज हुआ, ऐसा नहीं है, उसका कंसिस्टेंसी बहुत ही मेंटेन हुआ है ये शो का। तो ये सबसे बड़ी बात किसी शो की इतने सालों बाद मुझे लगी, और इसीलिए इतना प्यार। हमने, ऐसा नहीं है कि अभी लोगों ने बोला बंद करो यार इसको, हाँ नहीं ऐसा तो कभी ऐसा जब बीच में जब कई खबरें आई थी बाहर की इसको थोड़ा पॉज लगने वाला, तो लोगों ने उसको किया कि हमको चाहिए सेव वागले की दुनिया, और अभी से नहीं, जब से वो शुरू हुआ था तब से लोग हैशटैग, जैसे सोशल इशू पे बात करती है, हाँ, तो तब से चालू है। इसका फॉर्मेट ही इतना मजेदार था ये शो का कि एक तो 3-4 एपिसोड में स्टोरी खत्म, वापस एक नया टॉपिक, वापस एक नई स्टोरी, और हर हमारे प्रोड्यूसर्स ने ये इनिशिएटिव लिया था, जेडी भाई और आतिश भाई ने, कि हम समाज को कुछ दे के जाना चाहते हैं। हमारी वजह से चलो हमने थोड़ा बहुत हंसा दिया, एंटरटेन किया, वो बात ठीक है, लेकिन हमें रोना धोना या फिर पॉलिटिक्स नहीं दिखाना है, हमें ये दिखाना है कि ऐसे मुश्किल हालात में आप दुनिया में कैसे सरवाइव कर सकते हैं, अच्छे बन के भी। तो ये सबसे बहुत अच्छी बात थी कि पूरी फैमिली साथ में बैठ के देख रही है एक शो, और उसमें से कुछ वो लोग सीख के भी जा रहे हैं, स्पेशली बच्चे। मुझे ना हमारे नाटक का शो जब भी खत्म होता है, या मैं कभी कभी बाहर फैमिली के साथ डिनर पे या लंच पे जाता हूँ, तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं हमारे बच्चों को हम खास ये शो दिखाते हैं, ताकि उनके अंदर संस्कारों का जो, क्योंकि आज के ज़माने में इंस्टेंट है ना, सबको, किसी के पास वो रील्स के अलावा टाइम ही नहीं है। तो आपका फेवरेट एपिसोड कौन सा था उसमें से, तो आपको ऐसा लगा कि यार इसमें मज़ा भी आया, संस्कार भी मिले, मतलब ऐसा देखने में मज़ा, लाइव लेसन मिला, मज़ा भी आया देख के, और काम करने में भी अच्छा लगा, सब कुछ? ऑल पैकेज कौन सा था आपके साथ आज के टाइम में, पैकेज कौन सा था? वैसे तो ये 1360 एपिसोड हुए हैं अब तक, तो मेरे हिसाब से तो सारे एपिसोड इम्पैक्टफुल थे, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट एक था जिसका स्टोरी का नाम था डार्लिंग दासानी, और वो बहुत बड़ा मैसेज भी था। हम बात बात में दोस्ती यारी में ऐसा एक दूसरे को कुछ कमेंट कर देते हैं, वो कभी कभी हम वो भी भूल जाते हैं सामने वाला लड़का है या लड़की है, तो वो उसमें बहुत अच्छी सीख थी कि आप उतने कल्चर्ड रहिए अभी भी कि सामने लड़की है। तो आजकल मैंने बहुत देखा है, मैंने, और मुझे बहुत दुख भी फील होता है यार क्या हो गया है हमारे यूथ को। हर जगह नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आजकल का यूथ खराब है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा देखा है कि लड़के लड़कियों का ग्रुप है और कोई बिंदास गालियां बोल रहा है, तो मुझे वो एक कल्चरल शॉक जैसा लगता है
क्योंकि आज तक हमें, मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी किसी स्त्री के सामने या उनकी उपस्थिति में, उसके प्रेजेंस में कोई इल वर्ड्स बोल दिए हों। तो ये देख के बहुत बुरा लगता है। तो वो एपिसोड इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि देख भाई, ये उसमें ना पनिशमेंट भी बहुत ही कमाल का मिला था। तो हाँ हाँ, तो नयन भाई मतलब आज के टाइम पे जो लोग रील्स वगैरह ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं, तो कहीं ना कहीं बनाते वक्त आपकी टीम से किसी को लगा कि यार हम बना रहे हैं पर लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे? ऑन द कॉन्ट्ररी, हमें ऐसा लगा था कि लोग इसी को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, आप अच्छी चीजें नहीं देख पा रहे हो आजकल मे बी, तो आप यू डाइवर्टेड योर सेल्फ टू रील्स एंड एवरीथिंग। वो बहुत ही शॉर्ट है ना, वो उसका टाइम स्पेन 1 मिनट से ज्यादा कोई रील देखता नहीं। और ऐसा नहीं है हर रील खराब है, अच्छी चीजें भी है यार जो सीखने वाली हैं। मैं भी देखता हूँ जो साइंस के रिलेटेड होते हैं या पॉलिटिकल न्यूज़ होते हैं, वो सब देखता हूँ। लेकिन हम लोग हमारे मेकर्स जब ये बना रहे थे तो उनको ये पक्का था कि ये शो बेंचमार्क तो क्रिएट करेगा ही। हमारा पहला एपिसोड हुआ ना, तभी आतिश सर ने वो पहला एपिसोड हम सब ने पूरा साथ में देखा था। मुझे वो दिन भी याद है, इट वाज 8 फरवरी 2021। तो हम पूरा जितने भी कास्ट और क्रू मेंबर्स थे, हम सब ने एक जगह पे बैठ के वो शो देखा था। और वो एपिसोड फर्स्ट जो टेलीकास्ट हुआ था, और वो देखने के बाद आतिश सर ने ऐसा बोला था कि ये 1000 एपिसोड तो कहीं नहीं है, लंबे रेस का घोड़ा, लंबे रेस का घोड़ा है, उन्होंने तभी बोल दिया था। और जेडी सर ने इतनी मेहनत इसके पीछे, शायद मुझे नहीं लगता, वो खुद भी बोलते थे कि उन्होंने जितनी मेहनत, हर शो में इंसान प्रोड्यूसर है तो मेहनत करेगा ही, लेकिन उन्होंने जितनी इस शो पे मेहनत की है वागले की दुनिया पे, आई डाउट उन्होंने इतनी मेहनत। और वो साथ में पुष्पा भी चला रहे थे। अरे पुष्पा चल रहा है वो भी, हाँ अभी भी चल रहा है जो कि। और अभी क्या ना, जेडी सर के पास 2 शोज हैं, वो OTTs पे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हर जगह पे जस्टिफाई करना चीजों को, तो मैंने देखा है वो रात को 2 बजे तक भी वो उनके राइटरों के साथ फीडबैक्स और ये सब चल रहे होते हैं। फिर सुबह 7 बजे उठ जाते हैं शूटिंग चालू होने से पहले। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। ऐसा बाहर से लगता है यार क्या जिंदगी होगी ना इस आदमी की, लेकिन नहीं, ही इज सो डिसिप्लिन्ड। वो अपने आप पे भी इतना काम करते हैं, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी में रखते हैं, फैमिली को प्रायोरिटी में रखते हैं। वो अपनी फैमिली को लेके घूमने भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो 24 घंटा यही काम करते हैं, लेकिन उनके पास वो है ना, बहुत अच्छे टाइम मैनेजर है। उनके पास ये सीखना जैसा है, मैं तो सीखता ही हूँ। वो टाइम को इतना अच्छे से मैनेज करते हैं ना, किसी को तकलीफ नहीं होती उसमें। तो ये तो कोई ड्रीमर ही कर सकता है। ड्रीमर, यस यस। तो उनकी तरह आप भी एक ड्रीमर हो। अरे तो आपने कभी सोचा कि मेरा कोई ड्रीम रोल है जो आपको पाना है, आपने जो किया आपका वो ड्रीम रोल था, ऐसा कोई है? ड्रीम रोल तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो बहुत दिल के करीब होता है, वैसा एक प्ले मैंने किया था जो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, हमारे गुजराती व्यूअर्स को शायद पता हो। आ फैमिली फैंटास्टिक 6 नाम का एक गुजराती प्ले किया था मैंने। उसमें मेरा जो किरदार मैंने निभाया था ना, वो मेरे दिल के बहुत ही करीब है, क्योंकि वैसा कैरेक्टर आज तक मैंने अभी तक नहीं किया। फिर मैंने टीकू जी के साथ एक प्ले किया था जो कहीं है नहीं, लेकिन वो प्ले भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि इट वॉज टॉकिंग अबाउट द जनरेशन गैप विच इज़ वेरी रिलेवेंट टुडे। आजकल क्या है ना, पहले के ज़माने जैसे हम अपने पिताजी को या उनका टाइम अगर याद करें, तो वो लोग जितना आदर अपने बड़ों को देते थे, आपको लगता है आज के टाइम पे नहीं देते? नहीं, ऐसा नहीं है, उल्टा पहले क्या आउट ऑफ फियर भी होता था। अभी है ना, हमारी जनरेशन या मेरे बाद वाली आप लोगों की जनरेशन, आप लोग है ना, मुझे ऐसा लगता है आप लोग ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, बहुत प्रामाणिक है आप, ऑनेस्ट हैं आप अपने चीजों को लेके। वो हिपोक्रेसी में नहीं मानती आज की जनरेशन, जो है मुंह पे बोल देते हैं। आई लाइक द मोस्ट ये चीज, ऑनेस्टी। वो ऑनेस्टली बोल देते हैं कि यार नहीं मजा आया आपके साथ पप्पा, आपको नहीं आता है। मैं शायद नहीं बोल पाता था आउट ऑफ फियर, उतनी हिम्मत नहीं थी। तो आज की जनरेशन हिम्मत वाली है। आजकल क्या पेरेंट्स से लोग दूरी जाना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, उल्टा मैंने तो देखा है हमारे भाई गुजराती फैमिलीज में, तो मैंने देखा है, आई एम श्योर बहुत सारे होंगे जो
जॉइंट फैमिली में रहने की बातें करते होंगे। फॉर एग्जांपल मिस्टर अमिताभ बच्चन, उनका मैंने एक पॉडकास्ट सुना था, तो वो उन्होंने बोला कि हम इतने सारे बिजी लोग हैं, सारे एक्टर्स हैं उनके घर में, फिर भी उन्होंने बोला कि हम लोग एक बार टेबल पे साथ में बैठ के खाते हैं और तब किसी का मोबाइल हाथ में नहीं होता। तो ये इतने बड़े लोग हैं, जैसे मैंने मुकेश अंबानी के उसमें भी पढ़ा था कि वो लोग भी ऐसा करते हैं, रूट्स नहीं भूलते, रूट्स नहीं भूलते। और मेरा यही मानना है, आज की जनरेशन के लिए भी मानना है, आप कितने भी आगे बढ़ जाओ, अपने रूट से जितने जुड़े रहोगे उतने आप आगे बढ़ोगे, वरना फिर क्या होता है ना, यू विल गेट लॉस्ट इन द एयर। तो अभी अमिताभ बच्चन सर की बात हो रही है, तो हर कोई मुंबई आता है अमिताभ बच्चन बनने या शाहरुख खान बनने, उनका बंगला देखते हैं सबसे पहले। बंगला देखते हैं। तो जब आप बॉम्बे आए थे, मैं गया था प्रतीक्षा, आपने गए थे शाहरुख खान के बंगले? मैं शाहरुख खान के बंगले पे बाद में गया था, मैं जाते ही प्रतीक्षा बंगलो पे गया था, और आई गॉट सो लकी। प्रतीक्षा बंगलो बच्चन साहब का? बच्चन साहब का है ना, अभी जलसा में रहते हैं। हाँ, अभी जलसा में रहते हैं। प्रतीक्षा बंगलो मतलब वो बेंचमार्क वाला, मतलब मुंबई दर्शन वाले प्रतीक्षा बंगलो दिखाते थे। तो तभी मैं आई केम इन मुंबई इन 2004। तो तभी मुझे ना एक प्ले मिला था, तो उसके रिहर्सल होते थे, कीर्तन केंद्र करके एक जगह है जो प्रतीक्षा बंगलो के एकदम सामने है। तो वो मेरा, इट वाज माय ड्रीम कम ट्रू। कह रहे वाह, रोज प्रतीक्षा ऐसे देखता था मैं। वो बाहर पुलिस वाले बैठे हुए हैं, कभी ऐसा दरवाजा खुला तो ऐसा एंटिसिपेट करते थे कि अभी बच्चन साहब बाहर आएंगे। ऐसा होता तो नहीं। तो आप मुंबई, फिर सबसे पहले आप मुंबई प्ले के लिए आए थे मेन, कि बच्चन साहब देखना है, शाहरुख खान देखना है, ऐसा सब सोच के आए थे? नहीं, मैं ना गुजरात जामनगर में पैदा हुआ हूँ, वहीं पे मैंने पढ़ाई वगैरह सब किया। तो मैं बचपन से थिएटर करता हूँ, एंड आई वुड लव टू थैंक माय गुरुजी, विरल राज नाम है उनका, जो बहुत ही अच्छी थिएटर एक्टिविटी चलाते हैं गुजरात में, थिएटर पीपल नाम से। तो उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया। उन्होंने ही मुझे बोला कि यू आर सच ए फैबुलस एक्टर, तो तू अगर तुझे प्रोफेशनली करना है तो यू शुड गो टू मुंबई। क्योंकि पर आप तब डरे नहीं मुंबई से? बहुत डरा था भाई। अभी से ज्यादा उस टाइम पे लोग के कितने सारे मिसकंसेप्शन है मुंबई को लेके। अभी तो खैर चलो, बहुत सारे लोगों को जो मुंबई में रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को पता चल जाता है कि भाई मुंबई में उतना भी गलत नहीं है। जैसे अभी आपने बताया, हर एक्टर इनसिक्योर नहीं होता है। लेकिन उस टाइम पे जब आप मुंबई आने वाले थे, कितने लोगों ने आपको डराया कि मत जा? लोगों ने, सबसे मम्मी पापा ने ही चालू किया था। तो आप डरे? बीच में कभी सोचा कि यार नहीं जाते? बीच में नहीं, पहले हफ्ते में चला गया था। हाँ, वापस चले गए थे आप? हाँ, वापस चला गया था, सब छोड़ छाड़ के। क्या हुआ, क्या होता है ना, देख, छोटे शहर से कोई आता है तो इतना बड़ा ये विश्व देख के कोई भी घबरा जाएगा। तो मेरे मम्मी पापा वगैरह, पहला मुझे 4-5-6 महीने लगे उनको कन्विंस करने के लिए कि मुझे एटलीस्ट लेट मी ट्राई वंस, एक ट्राई करता हूँ, अगर नहीं हुआ, क्योंकि जैसे आपने बोला पापा से डर लगता था, तो पापा ने बोला कि हाँ ठीक है चल जा। तो मैं मुंबई आया, और मैंने, क्या होता है ना, रियलिटी फेस करने के बाद है ना, सब तुम्हारे सपने बिखर जाते हैं। तो मैंने वहां से मेरे सपनों के पुल बांधे हुए थे बहुत ही, क्योंकि रियलिटी देखी नहीं थी ना। तो मैंने पापा को कन्विंस किया था कि देखो मैं जाऊंगा, फिर मुझे गुजराती प्ले तो इधर भी करता हूँ तो उधर भी मिलेगा, फिर मैं एक छोटा मोटा पार्ट टाइम जॉब भी कर लूंगा, फिर धीरे धीरे मुझे एड्स मिलने लगेंगे, फिर मैं धीरे धीरे सीरियल करूंगा, फिर मैं फिल्मों में, और हो गया। वो पेपर पे था पूरा प्लान। तो मैंने उसी हिसाब से जब जामनगर में था तभी मैंने अप्लाई किया था 2-3 जगह पे जॉब के लिए। तो मुझे एक मिल भी गया तुरंत, उसका ऑफिस था दादर में, और मेरी मौसी जी यहाँ पे रहती थी बोरीवली में। तो इनिशियली मैं यहीं पे उनके घर पे आ गया था। तो मैं गया 2 दिन के बाद वहाँ पे जॉब इंटरव्यू के लिए, तो हो गया, उन्होंने बोला कल से काम पे आ जाओ। लेकिन वो जो मैंने ट्रेन देखी लोकल, और दादर तो लटक लटक के लोग जा रहे थे, मैं देख के, और मैं उसमें मेरे कपड़े वपड़े, मेरे बटन वटन टूट गए थे, और मेरी सांस अटक गई थी, इतनी भीड़। हाँ, और जाने के टाइम भी और आने के टाइम भी। तो 3-4 दिन किया, फिर घर भी याद आ रहा था, मेरा छोटा भाई भी वहां था तो वो भी याद आ रहा था। और तभी वो वीडियो कॉल वाला जमाना था नहीं, 2004 में। टेलीफोन मोबाइल तो था, मोबाइल इतना सा था मेरे पास, नोकिया 5100 था मेरे पास। तो उससे बात होती थी, लेकिन वो घर भी याद आ रहा है, फिर उतने पैसे भी नहीं है जेब में, और जो सोच के आया था वो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। ये जॉब मुझे लग गई,
लेकिन अभी ये 1 महीना करूंगा उसके बाद पगार आएगी, लेकिन मैं तो देख के डर गया, मैं बोला ये नहीं होगा भाई अपने से। तो मैं तो समझो शनिवार को आया था, 10 दिन के बाद वापस चला गया। तो आपको मुंबई आके जो आपकी वो फिल्म थी हाफ टिकट शायद, वो तो बहुत बाद में वो मिली। कहाँ के, वो मुंबई में थी या नहीं कहाँ वो पे तो थी? बहुत बाद में आई, मैं तो 2004 की अभी बात कर रहा हूँ। तो वो गुजराती फिल्म थी, आपको मुंबई में मिली कि वहां पे? नहीं वहाँ मतलब मैं मुंबई था तभी, लेकिन मैं तभी एक प्ले का शो करने के लिए अहमदाबाद गया था। तो वो फिल्म के प्रोड्यूसर आए थे वहां पे, और लकीली वो फिल्म के डायरेक्टर मुंबई के ही थे जिन्होंने मुझे ऑलरेडी प्ले में देखा था। तो ही वांटेड मी ओनली ऑन बोर्ड। तो उन्होंने फिर प्रोड्यूसर को बोला कि आप इसका प्ले जाके देख के आओ। तो प्रोड्यूसर को भी फिर मेरा काम पसंद आया, तो तभी उन्होंने मुझे 2011 आई थिंक। तो थिएटर वगैरह में आपने, मैं जैसा आपने, परेश रावल साहब भी गुजराती थिएटर, आपका भी मिला क्या उनसे? अरे मैंने उनके 2 प्ले में म्यूजिक बजाया है। तो उनको कभी पूछना ना हेरा फेरी 3 के बारे में, क्या कुछ अपडेट्स दे दो अगर हो तो। सब लोग हेरा फेरी, अभी मैं आया ना तो 2-4 लोगों को पता चला कि मैं आपको जानता हूँ, तो उनको ये भी पता चला कि आप गुजराती थिएटर से हो। तो बोला पूछना कि परेश रावल को जानते हैं। मैं परेश रावल को कैसे जानते हो? मैंने आपसे पूछा आप जानते हैं, तो मतलब कभी उनसे बातचीत हुई आपकी? परेश भाई को मतलब हम लोग तो बचपन से देख देख के उनको ही देख के, उनके नाटक देख के बड़े हुए हैं। क्योंकि जब भी वो जामनगर में उनके नाटक के शोज आते थे तो वो तो ऐसा लगता था सपना देख रहे हैं हम। लेकिन उनसे सीखने को भी बहुत मिला है। अगेन एट ईज काम करते हैं, ऐसे बहुत कम एक्टर होते हैं जो किसी भी किरदार में उसको आप डालो वो ढल जाते हैं। वो चाहे आप उनका संजीव अपना सुनील दत्त जी बना दो, या परेश रावल अपना हेरा फेरी का बाबूलाल बाबूराव, तो वो सारी चीजें ना उनके अंदर ठूस ठूस के भरी है वो, क्योंकि ही इज अ वेरी गुड ऑब्जर्वर। वो बहुत अच्छा ऑब्जर्व करते हैं, मतलब रियल लाइफ लोगों को ट्रेन में बस में जाते हुए ऑब्जर्व करते हैं, और फिर उस कैरेक्टर को अगर कोई इंटरेस्टिंग दिखाना तो वो पर्दे पे लाते हैं फिर उसको। तो मतलब ये पूछूंगा अब जब मिलूंगा मैं सर से, मैं पूछूंगा कि मेरा दोस्त बहुत डेस्परेट है ये जानने के लिए। क्योंकि हेरा फेरी और हेरा फेरी 2 देख के हम सब बड़े हुए हैं, 3 जनरेशन बड़ी हुई है। मैं, मेरे पापा, मतलब पापा बड़े नहीं हुए, मतलब 20 साल के थे हेरा फेरी जब आई थी, तो वो भी वेट कर रहे हैं कि भाई हेरा फेरी 3 आए। और जो खबरें आती है हेरा फेरी आएगी, अब आई फिर नहीं आई फिर नहीं आई, आएगी अभी। तो उनसे अगर आप उनसे पूछो, मिले तो पूछना जरूर हेरा फेरी 3 के बारे में। तो कमिंग बैक टू यू अगेन, कि आप जब मुंबई आए थे तो आपको कहीं ना कहीं डर था कि अभी जब आप सब समझा के तो आए पेरेंट्स को, वो तो उनको कन्विंस, लेकिन खुद के अंदर सेल्फ डाउट था कभी आपको कि मैं बोल के तो आया हूँ, लेकिन अगर वहां पे जाके मैं कुछ, जैसे अभी तो आप इतने बड़े स्टार बन गए, तो तब आपको ऐसा लगा कि नहीं यार यहाँ पे मतलब मेरा तो, जैसे आपने बोला हफ्ते भर में पहले चला गया था, तो आपकी कुछ ऐसा हुआ था कि हुआ था? मैं एक प्ले कर रहा था, मतलब इनिशियली आते ही भगवान की कृपा से मुझे तब तो ऐसे शब्द भी नहीं थे सेल्फ डाउट वगैरह, तो मतलब हाँ, खुद से ऐसे हुआ? मैं आया था तो फिर मुझे ना मनोज शाह जी करके हमारे बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, और एक प्ले है मरीज, इट्स अ वेरी आइकॉनिक प्ले, उसमें मुझे एक छोटा सा पार्ट प्ले करने का अवसर मिला था। तो मैंने रिहर्सल स्टार्ट की, तो तभी है ना हम गुजरात, ये स्पेशली जितने गुजराती एक्टर्स देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग ध्यान में रखना, जब मैं गुजरात से यहाँ आया था तो मुझे एक्टिंग करना है, ये करना, वो सब सीख के आया, लेकिन अपनी भाषा के ऊपर, अपने लिटरेचर के ऊपर काम करना है किसी ने नहीं जैसे बोला। कुछ लोग फर्क को फर्क बोल देते हैं वैसा। एग्जैक्टली तो वो क्या है ना, तुरंत आप पकड़े जाते हो। तो इनिशियली, आज भी शायद मैं पकड़ा जा रहा हूँ, लेकिन पहले तो बहुत होता था ऐसा कि कहीं ऑडिशन करने गए, वो एक लाइन बोला आप गुजराती हो, तो इतना बुरा नहीं लगता था आपको अगर कोई? अरे एम्बैरेसिंग फील होता था बहुत। तो आपका ऐसा मन, कभी किसी को मारने का मन किया हुआ ऐसे सब प्रोसेस में? खुद को मारता था मैं कि इतना भी नहीं आता। फिर वो मनोज जी ने मुझे एक ट्रिक बताया कि देख क्या होता है ना, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि जब बच्चा होता है वो कैसे बड़ा होता है तो अपने आप बोलने लगता है, तो उसको तूने किसी ट्यूटर के पास भेजा था? नहीं भेजा था। कोई डिक्शन का काम करवाने आया था उसके बाद? नहीं। पर आपने कभी सोचा कि यार ये सब तो मैंने सोच के ही नहीं आता, ये क्यों करवा रहे हैं मेरे को? लेकिन वो उसकी जरूरत मुझे फील हुई, क्योंकि हाथ से काम जा रहे हैं ना।
तब इंसान और को तब पता तो चलता है। मतलब घर पे पैसा वैसा भेजना ऐसा कोई दिक्कत थी? ऐसा दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पे तो यहाँ का सर्वाइव खर्चा तो करना है, सर्वाइव यहाँ तो बहुत करना ही है महंगा ना। है मुंबई जो फिर कि। और दूसरा क्या होता था ना, चल मैं तभी बहुत यंग था तो उतना कोई जिम्मेदारी नहीं थी मेरे ऊपर, लेकिन क्या हुआ कि मुझे समझ में आया कि यार मैं बहुत लिमिटेड हो जाऊंगा। फिर मुझे मनोज जी ने बोला कि यू स्टार्ट रीडिंग, यू स्टार्ट लिसनिंग टू पीपल जो अच्छी हिंदी बोलते हैं, यू स्टार्ट लिसनिंग टू पीपल जो अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। तो उनके वजह से मैं ना ऐसे वीडियोस वगैरह देखना मैंने शुरू किया, फिर वीडियोस वो पढ़ना। टाइम पे वीडियोस हाँ मैं देखता था, वो टाइम पे वो साइबर कैफे में जाके। साइबर कैफे में जा। तो जो भी लोग मुंबई आना चाहते हैं उनको आप क्या बोलना चाहोगे सर्वाइवल के लिए? सर्वाइवल के हिसाब से सर्वाइवल क्या के लिए करना तो चाहिए उनको? पहला एक तो अच्छा एक ब्लूप्रिंट बनाओ कि कैसे यहाँ पे सर्वाइव करोगे, पर क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना ब्लूप्रिंट बनाए यार, अभी ये काम नहीं करेगा यार, कैसे करूंगा यार ये वो नहीं पहले ही होता है। इरिटेट हो जाते हैं वो, क्यों ऐसे क्या करते होता है ना, अभी फॉर एग्जांपल शाहरुख खान की बुक में मैंने पढ़ा था, शाहरुख जी को ऐसे ही किसी ने पूछा था कि अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते, तो उन्होंने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं एक्टर नहीं होता। तो ये बिलीफ सबसे पहला लानी है कि आप ऐसे सोचो कि आपको तैरना नहीं आता और आपको विदाउट एनी ट्यूब और विदाउट एनीथिंग समंदर में फेंका जा रहा है, तो सरवाइव करने के लिए हाथ पांव मार के कुछ भी करोगे ना जिंदा रहने के लिए। सेम वे आप इतना डिटरमाइंड हो जाओ कि मुझे यही करना है। बहुत बड़े बड़े उदाहरण है हमारे पास, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नयन इरफान शुक्ला। खान। नहीं, मैं तो बहुत बाद नहीं, में, नहीं, अरे अगर यार आप कोशिश करो तो आपको भी तो अपना संदीप दसानी मिल सकता है। आई एब्सोल्युटली मिला ही ना। हाँ, आज लोग आपको तो बहुत प्राउड फील होता है, और मॉम डैड को अभी प्राउड फील होता है कि बेटे ने मेरे कुछ सही साथ ही डिसीजन हैं अभी। लिया लाइफ में। हाँ ये अच्छा हुआ हमने इसको इधर भेजा, क्योंकि मुझे मैं तुझे सच में बोलूं, मैं जब भी थिएटर कर रहा था ना वहां पे भी, तो मैं पढ़ाई में उतना ठीक नहीं था। तो मुझे ना बचपन से ही ऐसा था कि मैं तो एक्टर ही बनूंगा ना, मुझे कौन सा पढ़ना है। तो वो एक बिलीफ जनरेट हो चुकी थी अंदर, और इसलिए मुझे ना, क्योंकि मैं ना नाटक वैसे भी नौटंकी बोलते हैं ना, वो बहुत घर पे वैसे भी करता आप था। बदमाश, आप छोटे बच्चे थे कि घर के बड़े थे कि छोटे थे? मैं बड़ा बेटा हूँ अपने, फिर भी अरे अच्छा, बड़े बेटों को तो सबसे इतनी, ज्यादा मार मैंने ही खाई हाँ अपनी बड़े मम्मी बेटों को की। मार पड़ती है, तो आपको कभी ऐसा लगा नहीं था कि यार बड़ा हूँ कुछ ज्यादा मार नहीं, एक दिन मुझे ना वापस आके, अब पेरेंट्स पे गुस्सा नहीं आता था? जैसे नहीं, आज नहीं, की नहीं, नहीं। जनरेशन तो भाई पेरेंट्स से रूठ जाती है, अलग जाके ना रहने ना, लग जाती मैं तो आई एम थैंकफुल टू माई पेरेंट्स कि उन्होंने मारा, उन्होंने मुझे काम, स्पेशली मेरी मम्मी, माई मॉम शी यूज टू मेक मी लर्न हाउस होल्ड थिंग्स, जो मुझे यहाँ अकेले रहते हुए बहुत काम आई। वो मुझसे ना बर्तन वर्तन करवाती थी, झाड़ू पोछा करवाती थी। तो कई बार मुझे ऐसा लगता था यार ये तो चाइल्ड लेबर है। आज का अगर कोई बच्चा रहता ना वो वैसा ही बोलता। लेकिन आई एम थैंकफुल टू हर। तो अभी क्या होता है ना दोस्तों, ये सुनो, जैसे ही तुम्हारी शादी होगी ना, तुम चाहो या ना चाहो कुछ एक काम तो करना ही पड़ेगा। आजकल बहुत सारे गधों को शादी भी नहीं करनी नयन भाई। अब करो प्लीज यार, कैसा होगा वरना। तो कमिंग बैक टू वागले की दुनिया अगेन, Yes. यार वागले की दुनिया मेरे को भी ऐसा अंदर से लगता है, मैं जब तक मैंने काफी उसके एपिसोड देखे, जब मेरे को खबर सुनने को मेरे को खुद को मिली कि बंद होने वाला है, तो पहले तो लोगों ने उसको बचा लिया, लेकिन फिर उसके बाद जब वो रील आई एक लास्ट एपिसोड की कि अब दैट्स द रैप, तो काफी लोगों को बुरा लगा। आपके उसमें से कोई क्लोज फ्रेंड्स है जिनको साथ में आपने बैठ कर डिस्कस किया कि यार अब कि एक बार को लगा होगा कि अब ये बंद, कल क्या करेंगे हम लोग, ऐसे कल का अरे विचार हम है? लोग ने सेट पे ये डिस्कस किया, आप लोग रोए? वागले के, मतलब बहुत सारे लोग इमोशनल हो गए, और जेडी सर ने सबको ऐसा बोला देखो ये सब मत करना, कोई इमोशनल मत हो जाना, क्योंकि जेडी सर है ना खुद भी इतने इमोशनल इंसान है, तो उन्होंने भी अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ था, और वो उनकी आंखों में, उनकी आवाज में से हमें समझ में आ रहा था कि यार ये बंदा भी रोने लगेगा अगर हम। 4 साल तक बच्चे को बड़ा किया, वैसा ही रहता है शो। Yes, yes, और कोई yes. शो बनाता है सिर्फ पैसा नहीं लगाता, दिलो जान लगा दिए थे। तो लेकिन जेडी सर ने सबको अश्योर किया कि हम ऐसे ही शोज बनाते रहेंगे, हमें जो प्यार मिला है लोगों से तो ये बरकरार रहेगा, और हम ट्राई करेंगे जो वो कर ही रहे हैं, बढ़िया कि नया सीजन लाने का। वो बहुत जल्द हमें गुड न्यूज सुनने को मिलेगा कि वागले की दुनिया आ रहा है। हाँ, तो ये जो आपका सेट पे फैमिली की तरह ही माहौल था बराबर, तो ये फैमिली वाला माहौल कैसे बनता है? हम बहुत सारे शोज की ऐसे खबरें सुनते हैं कि यहाँ पे एक्टर्स छोड़ के जा रहे हैं, और भी अजीब अजीब तरह की चीजें। मैंने कभी वागले की दुनिया के बारे में कभी नहीं सुना, कभी पर नहीं। क्यों ऐसे, कि क्या वातावरण था वहाँ पे
इसमें भी कुछ अलग स्किल सेट लगता है नहीं नहीं प्रोड्यूसर्स इसमें का? नहीं वो स्किल तो नहीं है, क्योंकि हर कोई वहां पे स्किलफुल तो था ही, काम अपना अपने हिसाब से कर रहे थे। हर कोई सीकर था बेसिकली। हाँ सीकर था एक्चुअली। और हर कोई है ना अपना फैमिली अपना समझ के काम कर रहा था। वहां मुझे नहीं लगता कोई पैसा कमाने के लिए आता था। पैसा तो हर किसी को चाहिए, कमाना हर भी कोई चाहिए। कमा रहा था उसमें से, लेकिन वो प्रायोरिटी पे नहीं था कि मैं यार यहाँ पे आता हूँ मेरे इतने दिन भरेंगे तो मुझे इतने का चेक आएगा। वहां सेट पे होना इटसेल्फ इतना मजा था कि इतने सारे टैलेंटेड एक्टर्स और इतने घुले मिले। हम मुझे याद नहीं है मैं कभी अपने वैनिटी में या अपने मेकअप रूम में अकेला बैठा हूँ। सब साथ में रहते, सब खाना भी साथ साथ में में होते खाते हैं, थे। अरे मतलब खाना वागले की वाना दुनिया, बीटीएस में भी वागले की दुनिया ही था। एब्सोल्युटली। और मजाक मतलब नेक्स्ट लेवल का हंसी मजाक। मतलब कभी कभी हमें डायरेक्टर को आके हमारे डायरेक्टर्स को बोलना पड़ता था कि भाई चलो हमें मिनट्स भी निकाल के देने हमारे प्रोड्यूसर को। इतना मजाक करते थे हम। और वो है ना वही जो बॉन्डिंग था ना वो स्क्रीन पे दिखता था। तो कहीं ना कहीं चैनल का भी प्रेशर था क्या इसको, मतलब थोड़े टाइम के लिए रोकने के लिए? सीजन 2 आएगा जैसा आपने बोला, हाँ, वादा किया आपने, सीजन 2 तो आएगा। मैं ये रोज मैनिफेस्ट करता हूँ। हाँ। और ये होगा ही होगा, भगवान जी सुन रहे हैं। भगवान नहीं पर आपने तो अपने एंड से वादा ही किया अपने व्यूअर्स को, अपने फैंस को। आएगा आएगा पक्का आएगा। पक्का आएगा, क्योंकि लोगों को देखना है। तो ऐसा चैनल का कभी दबाव रहता है? ऐसा तो नहीं होगा। क्या होता है ना वो एक अलग ही गणित होता है उनका, स्टैटिस्टिक्स वगैरह जिसमें हमें नहीं समझ में आता है तो हम नहीं पढ़ते हैं। एक्टर लोग वैसे पढ़ते भी नहीं है। लेकिन चैनल का भी, ये सोनी सब का भी वन ऑफ द फेवरेट शोज में से आता था। लेकिन क्या होता है ना कभी कभी नंबर्स और ये सारे स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं ना बिजनेस के, उनको वो भी देखना होता है ना। पर टीएम के ओसी मतलब तारक मेहता के एट पार था वागले की दुनिया, तो फिर क्यों ये डिसीजन लिया? मे बी लाइनअप होंगे नए शोज और उनको नया कुछ ऑडियंस को देना होगा, सैचुरेट हुआ रहेगा शायद। लेकिन उन्होंने हो सके उतनी चैनल से भी हमें बहुत मदद मिली है। तो मुझे लगता है ये सोनी सभी लाएगा वापस। उनको बोलो लाना पड़ेगा। 1980 वाले वागले की दुनिया में शाहरुख खान थे, और अभी बीच में रूमर्स भी आए थे कि शाहरुख खान नहीं वो रूमर्स ही थे। ऐसा होने वाले शाहरुख खान? ना नहीं, एक आधा कैमियो कभी कर सके तो वो तो मतलब ये हम सबकी अंदरूनी इच्छा थी कैसा हो। लेकिन शायद अगर नेक्स्ट सीजन आएगा, मुझे जो लगता है आएगा ही, तो उसमें शायद ये सपना भी पूरा हो जाए तो आप, क्योंकि वो प्रोड्यूसर जो है आपके मिस्टर जेडी मजेटिया, वो एक टाइम शाहरुख खान से मिले थे खिचड़ी के टाइम पे। अरे तो अगर वो रिक्वेस्ट करे तो सीजन 2 में शाहरुख खान सर का थोड़ा कैमियो वगैरह। हाँ लेकिन उनको फिर क्या होता है ना, इतने बड़े एक्टर को कुछ देना है तो वो हिसाब से उनको भी मजा आए ऐसा कुछ। तो आप भी लिखते हैं, आपने कभी सोचा कि मैं भी कुछ लिख के ऐसा दूं अपने प्रोड्यूसर्स को कि यार शाहरुख अगर लाना है उनको तो मतलब लिख के देते हैं? अगर अभी तो खैर वागले की दुनिया फिलहाल पॉज पर है क्योंकि सीजन 2 आएगा, आपने बोला है, इन्होंने बोला आएगा तो सीजन 2 आएगा। लेकिन तब आपके पास खुद से स्टोरी आइडियाज है उसको लेके कि भाई अगर जैसे मैंने भी आपको एक पॉइंट बोला शाहरुख खान सर को लेके, तो आपके दिमाग में अभी बहुत सारे हैं और वो हम बहुत जल्द अप्लाई करेंगे नेक्स्ट जैसे ही आ जाएगा। और आप टेंशन मत लो, तब तक दूसरे शो भी देखो, ऐसा खाली वागले मत करो दूसरा कुछ भी एक्सप्लोर करो। ऐसा नहीं होता है एक बार जैसे कनेक्शन बन जाता है ना, फिर उसको कुछ और देखने का मन नहीं करता। जैसे बहुत लोग कुछ, जैसे हम बचपन में थे, कार्टून वगैरह अगर कोई एंड हो गया अगले दिन वापस आएगा पता है हमको, लेकिन उस दिन जो लगता था पूरा दिन अरे मतलब बच्चों का भी नहीं बड़ों का भी मन नहीं लगता है। अरे आते हैं ना बहुत सारे, मुझे लोग मिलते हैं बाहर जब भी कहीं मैं जाता हूँ तो कुछ लोग तो डांट देते हैं मुझे, क्यों बंद किया? बोला मैंने नहीं बंद किया भाई। तो आगे के अभी क्या प्लान है? बस आगे अभी नेक्स्ट शो आएगा जेडी सर का ही आएगा और ऐसा ही इंटरेस्टिंग कुछ आएगा तो उसमें मैं काम करूंगा। और बाकी फिलहाल मेरा एक प्ले चल रहा है, गुजराती प्ले है। जितने भी गुजराती हैं प्लीज मेरा प्ले देखने आओ, उसका नाम है मस्त मजानू फैमिली। ओके। और बाकी टीवी और मूवीज में? मैं फिलहाल एक गुजराती फिल्म लिख रहा हूँ। लिख रहे हो? तो उस पर मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो ऐसा लग रहा है कि ये मैं नेशनल लेवल पे नेशनल अवार्ड के लिए मैं इसको जा सकते हैं, ऐसा मैसेज मैं ट्राई कर रहा हूँ जो अगेन एक यूथ को रिलेट एड्रेस करता हुआ ही सब्जेक्ट। और आजकल गुजराती फिल्म लोग, हर तरह की फिल्म लोग देखते ही हैं वैसे भी। अच्छा कंटेंट कभी भी लोग देखेंगे ही, आपको कंटेंट अच्छा देना है। और अभी क्या है ना, इतना कंपटीशन हो गया है कि लोगों के पास बहुत कंटेंट है, इतने सारे OTTs हैं,
तो आपको यू हैव टू गिव देम समथिंग वेरी न्यू, समथिंग फ्रेश, वेरी इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग होना चाहिए। तो आपके हिसाब से कैसा लोग देखेंगे कंटेंट? अच्छा वाला, मैं बोला ना, जो एंगेज करे आपको, या आपको कुछ नया सिखा के जाए, थोड़ा इंफॉर्मेटिव भी चलेगा। और आप देखो नेटफ्लिक्स वगैरह में हम देखते ही हैं ना, फॉरेन कंट्रीज के कितने बहुत सारे ऐसे शोज हैं जो आपको इनिशियली बहुत स्लो लगेंगे कि यार इतना क्यों स्लो जा रहा है, लेकिन इतना एंगेजिंग होता है जो तो आप आज के छोड़ टाइम पे नहीं पाते। एंगेजमेंट ही जरूरी है सबसे ज्यादा, बहुत जरूरी है। पर कुछ लोग बोलते हैं रील्स है तो नहीं नहीं, ऐसा देखो, रील्स देखने वाले तो रील्स देखेंगे, लेकिन जिनको रियल कंटेंट देखना है वो तो रियल कंटेंट देखेंगे, वो लोग रील्स नहीं देखेंगे। हम बहुत सारे लोग तो टीवी शो को लेके भी बोलते हैं ना कि आज के टाइम पे टीवी कौन देखेगा, ओटीटी, तो फिर भी लोग आगे लेके दुनिया देखें ना। मैं पिछले 5-6 साल से तो मैं सुन रहा हूँ कि अभी टीवी बंद था, अभी खत्म हो जाएगा, इतना ओटीटीज। टेलीविजन इंडिया में कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमारी माताएं बहनें जो हैं उनको ये सारे डेली सोप्स अच्छे लगते ही हैं, क्योंकि हमारे कल्चर की बात भी होती है ना, ऐसा नहीं है बुरे बुरी चीजें ही आती हैं। जैसे मेरे भी पहचान के एक दो लोग हैं, वो बोलते हैं कि ओटीटी पे हम जब देखने जाते हैं तो हमको सेलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन टीवी को हम ऐसा बोलते हैं तू दिखा, हम क्या देखेंगे। हाँ तो ये मेंटेलिटी लोगों की इतनी आसानी से नहीं जाएगी, चाहे कितनी generation। हाँ, अरे यार, फॉर एग्जाम्पल मेरे मम्मी पापा हैं, तो अभी मेरा स्मार्ट टीवी है, तो उसका रिमोट भी उनको चलाने को नहीं होता, तो उनको तो बहुत बेसिक बेसिक, वो अभी भी केबल के जमाने में जी रहे हैं वो लोग। केबल टीवी वाला आएगा, वो कार्ड पे सिग्नेचर करके पैसा लेके जाएगा, वही। तो उनके लिए तो टेलीविजन क्या होता है ना, रात को 8:30 से चालू करते हैं, 11 बजे वो सोते हैं, तब तक उनका टेलीविजन ही चलता है। तो उसमें उनके जितने फेवरेट शोज हैं वो ऐसा शफल कर करके देख रहे हैं बस। और ऐसा नहीं खाली वो, इवन माई वाइफ वॉचेस टीवी, इवन आई वॉच टीवी। तो मुझे ऐसा नहीं लगा अभी मैं टीवी नहीं देखूंगा, नहीं नहीं यार, ये देखते हुए अपन बड़े हुए और यही हमें कमाई भी दे रहा है, तो क्यों ना देखें। तो आपको इस बात का कभी बुरा लगा है, मतलब आपने जैसे बोला कि लोग मुंहफट होते हैं, कई लोग आपको मिलते हैं, तो कभी ऐसे, मतलब बच्चों को तो चलो आप कुछ बोलो तो समझ जाते हो, किसी ने आपको ऐसा बोला है क्या टीवी कर रहा है यार, क्या किसी ने ऐसा बोला है? किसी ने ऐसा नहीं, मेरे दोस्त जो है ना, जो मेरे स्कूल टाइम्स के दोस्त हैं, वो कभी कभी ऐसा बोलता है, वो बोलते हैं क्या टीवी में पड़ा है, पिक्चर करना। दोस्त लोग, क्योंकि उनको पता नहीं, वो वहां पे जामनगर में बैठे हैं। हाँ, तो वहां से बैठ के बोलना बहुत इजी होता है। हाँ। तो वो प्यार से बोलते हैं, बाकी कोई नहीं बोला मुझे आज तक कि ये क्या इसमें पड़ा है। तो अभी आज आप भी थिक स्किन हो गए हो क्या, ऐसा कुछ है या आपको पूरा पहले से ही मैं तो पहले से ही थिक स्किन ही हूँ। मुझे पहले से, मैं हाथी की तरह बिहेव करना उसमें मानता हूँ कि हाथी बन के रहो, आप कुत्ते मत बनो, भौंको मत, हाथी की तरह जाओ, कोई कुछ भी बोले बिंदास अपने स्टाइल में रहो अपना। हाँ, अनैतिक काम कोई मत करो यार, जिससे अपना नाम खराब हो या किसी और का नाम खराब हो। अदरवाइज इफ यू आर डूइंग गुड, तो लोग तो, और एक बहुत अच्छा गाना है गुलजार जी का, आई थिंक, जो आर.डी. बर्मन जी ने कंपोज किया था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ये तो वो जमाने में भी हुआ था, अभी भी होगा और आगे भी होगा, लोग बातें करेंगे। इफ यू थिंक यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, कीप गोइंग। तो लास्ट में आप क्या अपने मैसेज देना चाहोगे हमारे जो सीकर्स हैं उनको, कि लोग जब डिसहार्टन करे आपको, बोले कंपटीशन बहुत है, पेरेंट्स भी बोले, जैसे आपने बोला कि आपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, पेरेंट्स से लड़ लेते लोग आजकल, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे लास्ट में? एक ही चीज देखो, मुझे क्या लगता है ना, कि अगर कोई बंदा या बंदी डिप्रेशन में है, या वो लो फील कर रहा है, डिसहार्टेंड फील जैसे आपने बोला कर रहा है, तो वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से होता है। और कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे होता है? आप है ना, पहले तो आस्तिक बन जाओ, अपने आप को अपने रूट से जोड़ दो। यूनिवर्स में अभी बहुत सारे लोग गॉड बिलीवर्स भी होते हैं, बिलीवर्स नहीं भी होते हैं, एथिस्ट होते हैं। तो आप किसी ना किसी एक शक्ति, पावर को, क्योंकि ये वर्ल्ड विदाउट एनी पावर या विदाउट एनी शक्ति चल नहीं सकता, ये पूरा यूनिवर्स। तो मैं तो मानता हूँ यूनिवर्स बनाने वाला जो भगवान है, उसके साथ जुड़ो, 10-15 मिनट रोज के उनके सामने हाथ जोड़ के पहले तो थैंक यू बोलो। वो थैंक यू बोलने का आदत डालोगे ना
तो भगवान को भी देने का मन करेगा कि यार ये बंदा Gratitude, रियलाइज करता है, gratitude. ग्रेटिट्यूड हाँ. वो बहुत जरूरी है। और कभी किसी की बातों में ना आओ, अपने आप चलते रहो बस, क्योंकि और अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे बुक्स पढ़ो, पॉजिटिविटी अपने आसपास फैलाओ, लोगों को थैंक यू बोलना सीखो। आजकल है ना, मैं अपने जितने दोस्तों से भी मिलता हूँ ना कभी कभी, तो मैं उनको बोलता हूँ कि अपन है ना स्टार्ट करते हैं, बहुत छोटे स्टेप है। दिन में तुम्हारी घर पे कोई काम करने आता है, तुम्हारा माली वाली आता है, या गाड़ी साफ करने वाला भी आया, या आप ऑटो से या कैब से उतरे, उनको खाली थैंक यू बोलना चालू कर दो। थैंक यू में इतना पावर है ना, यू विल नॉट बिलीव, इट्स अ हिडन पावर। वैसे दिखेगा नहीं, अचानक कोई प्रकट नहीं हो जाएगा सामने, लेकिन उससे ना आप बहुत ही ग्रेटिट्यूड फील करोगे और उससे पॉजिटिविटी बढ़ती है। एवरीथिंग इज पॉजिटिविटी, मुझे लगता है। तो पॉजिटिव रहो, बुरी आदतें मत डालो, और अच्छी अच्छी बातें सीखो। अच्छे रील्स भी होते हैं, वो देखो। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रील्स एंड एवरीथिंग। तो ये थे हमारे साथ नयन शुक्ला सर फ्रॉम, यू हैव सीन हिम इन वागले की दुनिया, हाफ टिकट, एंड आगे भी इनको आप देखते रहोगे, ऐसे ही प्यार करते रहोगे, यही हमारी उम्मीद है, पॉजिटिविटी है। तो लास्ट में ये जो उन्होंने बोला है सीकर्स को कि डोंट गेट डिसहार्टन, स्टार्ट ऑन योर ओन एंड लेट्स सीक टुगेदर। आप एक बार बोल देंगे, लेट्स सीक टुगेदर। लेट्स सीक टुगेदर। थैंक यू सो मच।